60 वर्षीय रमा जी आज अपने पति के सामने बिलख बिलख के रो रही थी और बीच बीच में अपने बेटे बहू को कुश्ती छा रही थी। तुम लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया, मेरे जिगर के टुकड़े ही मेरे दिल को छल्ले कर दिया और मुझे भनक भी ना लगी। आप क्यों चले गए मुझे इस दर्द भरी दुनिया में अकेला छोड़कर। कैसा कलयुग आ गया है, बच्चे अपने ही माता पिता के हाथ पर से रोटी छीन लेते हैं। कितना समझाया करते थे कि सतीश आप मुझे कि बेटा बहुत सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारे प्रति प्रेम दिखावा करते हैं। जिस दिन उनका मतलब पूरा हुआ तुम देखना उस दिन सबसे बड़ा धक्का लगेगा। लेकिन राम जी तो अपने बेटी बहू के प्यार में इतनी अंधी थी कि अपने पति को गांव में ही अकेला छोड़कर बेटी बहू के पास 2-3 महीने में आ जाया करती थी। लेकिन जब से सतीश जी इस दुनिया से गए थे तब से रमा जी हमेशा के लिए बेटी अभिनव से और बहू डोली के साथ रहती थी और दिन रात बेटी बहू की खिदमत में लगी रहती थी। एक दिन जब बेटी बहू ऑफिस से घर लौटी तो रमा जी उनके आते ही गरम गरम खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। लेकिन बेटी बहू फ्रेश होकर जब खाना खाने लगी डाइनिंग टेबल पर ही नहीं आए तो रमा जी उनके कमरे में उन्हें बुलाने के लिए गई क्योंकि खाना ठंडा हो रहा था। रमा जी जैसे ही उनके कमरे के पास दस्तक देने की सोची तभी अंदर से उनके कानों में बहू के जोर जोर से बोलने की आवाज़ सुना दी। देखो अविनाश, हमारे बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं, एक ही कमरे अब एडजस्ट करना नहीं हो पाता। माँ से कह दो अपना कमरा खाली कर दे, बच्चों को पढ़ने लिखने में भी तकलीफ होती है और वो अब कोई नई नवेली बहू नहीं है जो उन्हें अलग से कमरा चाहिए। और एक बात, इस बार से वो हरिद्वार या कोई तीर्थ स्थल पर नहीं जाएगी। इनकी वजह से खर्चा इतना हो जाता है कि हमें अपनी छुट्टियों की ट्रिप में कैंसिल करनी पड़ती है। अब की बार हम छुट्टियों पर मनाली जाएंगे, उन्हें हमारे साथ जाना है तो चले, वरना कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें ले जाने की। बहू की बातें सुनकर रमा जी आंखें भर आई। जिस बहू को मैंने हमेशा अपनी बेटी माना वही मेरे बारे में ऐसा सोचती है। तभी अविनाश बोला, मैं जानता हूँ कि डोली पर माँ को इतनी ठंडी जगह कैसे ले जा सकते हैं, माँ इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब तक माँ को खुश रखना चाहते थे क्योंकि वह हमारे बच्चों का ख्याल रखती थी। ससुर जी के जाने के बाद हमने उन्हें इसलिए घर में रखा था क्योंकि मैं भी नौकरी करती थी और हमारे बच्चे छोटे थे। ये सोचकर भी हमारे ऑफिस जाने के बाद बच्चों को कौन संभालेगा, इसलिए माँ को अपने पास रखा था क्योंकि अगर कोई मेड या नैनी रखते तो हमारे बहुत पैसे खर्च होते। लेकिन जब सासू माँ के रूप में ही हमें एक फुल टाइम नौकरानी मिल गई है तो इसके लिए उनके आने के बाद मैडम मेड को भी हटा दिया जाए। लेकिन अब हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, उल्टा ही हमें उन पर दुनिया भर का खर्च करना पड़ता है। कभी डॉक्टर के पास लेकर जाओ तो कभी इस चीज़ें की दवाई तो कभी उस मर्ज की दवाई। अब उल्टा यही हम तो बोझ बनते जा रहे हैं। हाँ मानती हूँ वो आज भी ऑफिस के लिए हम दोनों को टिफिन बनाकर देती है, लेकिन उनकी छोटी सी मदद के लिए हम अपनी खुशियों की बर्बादी नहीं कर सकते। हमने उनके पैसे गाँव का सब छीन लिया है धोखे से, लेकिन अब हमें उन्हें खुश रखने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। मकान और पैसों की बात सुनकर तो रमा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों से आंसू की धारा ऐसे बह निकली कि जैसे बाहर बारिश हो रही हो। बेटे ने तो उनके पैरों और घर के पेपर इसलिए लिए थे क्योंकि उसे अपना बिजनेस शुरू करना था और उसने रमा जी से कहा था कि सिर्फ मकान के पेपर दिखाकर लोन लेना था, पर बेटे ने उनके ही विश्वास का खून कर दिया। तभी अंदर से अविनाश की आवाज़ रमा जी की कानों में पड़ी, सही कहती हो डोली, तुम माँ से अब हमें कोई मतलब नहीं है। अब तुम ही तो कोई बहाना बना उन्हें इस घर से निकालने का। मुझ में भी अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनके दवाई और गोलियां का खर्चा उठाती रहूं और आगे तो उनके हाथ पर बिल्कुल ही काम करने बंद कर देंगे। तब उनकी सेवा पानी कौन करेगा। सही कहते हैं वो अविनाश, तुम अब मैं इस गवार बुढ़िया को एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेटे बहू की और बातें सुनी ना गई और वो थके कदमों से आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और सोचने लगी कितने स्वार्थी हो गए हैं आज के खून के रिश्ते। अपना मतलब निकलते ही मुझे चाय में से मक्खी को निकालने जैसे फेंक देते हैं। उन्हें बहुत बुरा लगा और टेबल पर पड़ी ठंडी चाय पीने लगी। लेकिन आज बेटे के घर की चाय भी उनके हलक से नहीं उतर रही थी। इसी बीच अविनाश डोली भी वहां आ गए। उन्होंने देखकर रमा जी के अनदेखा कर दिया जैसे उन्हें कुछ सुना ही नहीं था। तभी डोली बोली, अरे अविनाश, चाय और खाना तो
ठंडी हो गया है, रुको मैं गर्म करके लाती हूँ। ये पहली बार रामा जी ने नहीं कहा था कि तुम रहने दो बहू, मैं कर देती हूँ। इस बात को अविनाश को डोली ने भी नोटिस किया। एक बार तो उन्हें लगा कि माँ ने उनकी बातें सुन ली तो नहीं, फिर सोचा वो तो यहाँ बैठकर चाय पी रही है तो नहीं सुनी होगी माँ ये कैसा खाना बनाया है आपने, बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। अविनाश राम जी पर चिल्लाते हुए बोला, चलो डोली हम बच्चों के साथ आज बाहर खाकर आते हैं। और हाँ माँ, कल को हम ट्रिप पर जा रहे हैं तो आप तक किसी रिश्तेदार के यहाँ रहने चले जाइए। जब तक हम ट्रिप से लौटकर नहीं आते तो आपको वापस बुला लेंगे। इतना कहकर वो दोनों बच्चों के साथ बाहर निकलकर डिनर करने चले गए। पहले जब बाहर खाना खाते जाते तो कैसे वो रमा जी को भी साथ ले जाते, क्योंकि वहाँ होटल में जाकर भी बेचारी रमा जी बच्चों को खिलाने पिलाने के उनके बच्चों की नैनी बनने का काम जो किया करते थे ताकि बहू बेटे आराम से बैठकर खाना खा सके। बेचारी वो तो थोड़ा बहुत ही खा के आधे पेट लौट आती, लेकिन अब उन्हें इस माँ की जरूरत क्यों होगी। अब बच्चे खुद खाने लायक हो गए हैं। रमा जी सोचने लगी कि बहू तो बाहर से आई है पर बेटा तो मेरा खून है, मेरी भूख से जन्म लिया है। हम सोचते हैं कि बुढ़ापे में असली सहारा तो बेटा ही बनेगा, पर मैंने नहीं सोचा था कि मुझे सहारा देने वाला लड़का मुझे बेसहारा करने के लिए तैयार हो गया। बेटे का घर अब उन्हें काटने को दौड़ा, पर उन्होंने ठान लिया कि वो अभी इतनी जल्दी मजबूर नहीं है, अपने सारे काम खुद कर सकती। अगले दिन बेटी बहू ने उन्हें घर से बाहर कर खुद ट्रिप पर चले गए। रमा जी बेचारे कहाँ जाती, अब तो गांव का ही भी नहीं था। फिर उन्हें अपने मायके के घर की याद आई तो वो सोची कि अपने मायके के गांव चली जाती हूँ। वहाँ अपने पापा के घर को देखकर उनकी तबीयत हरी हो गई। घर बंद था। कुछ साल पहले ही रामा जी के भैया भाभी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनका एक बेटा रवि था जो वह विदेश में रहता था, लेकिन घर की चाबी पड़ोसन में कमला काकी के पास ही रहती थी, क्योंकि उनके खेत भार और उनका घर वो उनका बेटा संभाला करता था। घर और खेतों में जिम्मेदारी सब कमला काकी की थी। रामा जी अपनी व्यथा पर कमला काकी को सुनाई तो उनकी आंखें भर आई। कमला काकी की अब उम्र हो गई थी, उन्हें भी अब किसी की सहारे की जरूरत थी, क्योंकि उनकी बहू बेटे को लेकर दूसरे शहर में चली गई और उन्हें खेतों की जिम्मेदारियां अब ज़्यादा नहीं संभाली जाती थी। तो रामा जी खेतों और घर की पूरी जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने खेतों में 2 मजदूर लगा दिए। मजदूर में जमकर खेतों में मेहनत की तो फसल लहराने लगी, उनकी अच्छी कमाई होने लगी। अपने खाने पीने का इंतजाम करके वो बाकी रुपए समाज सेवा में लगाने लगे। अनाथ बच्चों, विधवा औरत और बुजुर्ग की मदद करने लगी। उनकी समाज सेवा के गांव भर में चर्चा होने लगी और कई समाज सेवा अस्थायी भी आगे आकर उनको सहयोग करने लगी। अब राम जी खुश रहने लगी। उन्हें अपने जीवन का एक उद्देश्य मिल गया। कभी कभी उन्हें अपने बेटे की याद आती, पर वो उनसे बुलाने का प्रयास करती थी। उन्होंने अपने ही घर में लड़कियों के लिए निःशुल्क विद्यालय खोल दिया था ताकि लड़कियों अपने पैरों पर खड़ी हो सके और पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना सके। उन्हें अपने पति और बेटे पर निर्भर राम जी की लोकप्रियता गांव से होकर अब शहरों में बढ़ने लगी थी। राम जी ने उसी घर के ऊपर कुछ कमरों में वृद्धों के लिए आशियाना भी खोल दिया। उन्होंने अपने छोटे प्रयासों से बड़े बड़े काम किए। उन्हें कई संस्थाओं में भी सम्मानित किया गया और सहयोग दिया गया। एक दिन जब अविनाश ने सुबह अखबार खोला तो अपनी मां की फोटो और लोकप्रियता देखकर उसका सिर चकरा गया। उन्हें बहुत बड़ा सम्मान और नगद राशि मिलने वाली थी। उसे अपनी मां के बारे में पता चला तो उसने डोली को बताया। दोनों जने सोचने लगे कि मां के पास तो बड़ा पैसा है, हम मां के पास जाएंगे और ये जायदाद ले लेंगे। आखिर हमारा भी तो मां की जायदाद पर हक है। दोनों अपने लालच के भस्मीभूत होकर गांव चले गए। जगह जगह उनकी मां की चर्चा सुनकर दोनों हैरान थे। अपने बेटे बहू को देखकर एक बार राम जी ने मन का पिघल कर पर वो मजबूत होकर बोले, अब यहाँ क्यों आए हो तुम, मुझसे क्या काम है। माँ मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें घर ले जाने आया हूँ, तुम अपने घर चलो। यहाँ अनाथों के साथ रहने से अच्छा है कि अपने घर में अपने बेटी बहू के साथ रहो। ये सब घर खेत जायदाद अब मुझे संभालने दो। अब इस बुढ़ापे में कब तक संभालूंगी और इतनी कमाई इन अनजानों के ऊपर क्यों लुटा रही हो। तुम्हारे अपने बेटी बहू मर गए हैं क्या। रामा जी ने उनके लालच को पहचान गई। आज तक मेरे बेटे बहू जिंदा थे, पर आज वो हमेशा के लिए मर गए हैं। मुझे इससे बात की उम्मीद थी कि जो अपनी संगी माँ को घर से निकाल कर बेसहारा कर सकते हैं तो वो इन सहाय और बेघरों के बारे में क्यों सोचेंगे। तुम दोनों को हमेशा अपने ही पड़ी है, अपने स्वार्थ के आगे तुम कुछ नहीं दिखाई देता। तुम अपनी माँ के आगे
सगे नहीं हो तो किसी और के सगे क्यों हो गई? बेटा अब मैं तुझ पर निर्भर नहीं हूँ, मैं तुम दोनों के साथ नहीं रहना चाहती। मुझे अपना परिवार मिल गया है। कैसे भी वक्त हो अपने के साथ और सहारे गुजर जाता है। अब यही लोग मेरे अपने हैं। मेरा बुढ़ापा यही है, अच्छे से बीत रहा है। और हाँ, मेरे पास जितनी भी जायदाद है, खेती बाड़ी और सामान की राशि, ये सब मेरे परिवार के लिए है। दोनों को इनसे एक भी नहीं मिलेगा। और हाँ, अब जब मैं इस दुनिया से चले जाऊंगी तब तुम मेरी एक अर्थी को कंधा देने मत आना। और मुख अपने का हक भी आज मैं तुझसे छीनती हूँ। लाखों की जायदाद हाथ से फिसल गई। अविनाश और डोली को